हेलो, बहुत धीरे हो रहा है इसलिए बोलियो भेड़ों पुलियों का ये आया है उसको बाद में गीता श्री भाषण देगी। अभी प्राइज बचेगी। पूर्व शिक्षा मंत्री क्षमा चाहूंगा मैं नृत्य सिमरन ग्रुप से समय कम होने के थोड़ी देर बाद आप लोग को मौका दिया जाएगा। इसे इंतजार कर रहे थे पूर्व शिक्षा मंत्री झारखंड के गीता श्री उरांव जी का, उनका विचार सुनने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे थे हम लोग रातुआ से। मैं आग्रह करना चाहूंगा गीता श्री मैम जी से अपने विचार को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकराज साहेब बाबा कार्तिक उरांव जयंती की 121 जयंती समारोह और सहजत्रा 2025 जो हमारे छोटा नागपुर राज +2 उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित है। और इसमें हमारे सभी जो आदिवासी जन, ग्रामीण जन, मूलवासी जन सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक जोहार है। और आप लोग जिस उत्साह से, जिस श्रद्धा से इस समारोह में उपस्थित होते हैं, जो हमारे विभिन्न गांव से खोड़ा दल आए हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपनी प्रस्तुति दी है। आप लोग सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और आभार भी है। बाबा कार्तिक उरांव यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मगर फिर भी मैं उनकी जीवनी पे मैं कुछ रोशनी जरूर डालना चाहूंगी कि जैसा कि सभी हम लोग जानते हैं कि पुराण आदि समाज के एक परिवार में, उनका एक छोटे से गांव में और एक साधारण परिवार में, किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी कड़ी मेहनत, लगन, परिश्रम से वो मुकाम हासिल किया। गुमला से चल के निकला वो बच्चा, जब साइंस कॉलेज पटना कॉलेज में जब एडमिशन लिया, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन लिया पटना के। उस समय एकीकृत बिहार में एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। और उस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हुए उनके एक शिक्षक ने देखा कि बच्चा प्रतिभावान है, कुछ अलग है इसमें, तो उन्होंने कहा था कि तुम कोशिश करना कि तुम विदेश जाके भी उच्च पढ़ाई करो। उसी समय उन्होंने कहा था। तो जो पारखी होते हैं वो प्रतिभा को पहचान लेते हैं। उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया और कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये रहा। और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल के जब वो बिहार कृषि विभाग में 1950 से लेके 1951-52 तक तकरीबन 2 साल उन्होंने उसमें नौकरी की, फिर विदेश की यात्रा की। अब आप सोचिएगा कि एक साधारण परिवार का लड़का कैसे उस जमाने में विदेश पहुंचा। तो बाबा की प्रतिभा को, उनकी परिश्रम को, उनकी लगन को समाज के ही लोगों ने पहचाना
और उन्होंने उनको आर्थिक सहायता की विदेश में पढ़ाई करने के लिए, और अपने समाज की इस भावना की कद्र और सम्मान उन्होंने हमेशा बनाए रखा। और 9 साल जो वो वहाँ विदेशों में रहे, उन्होंने 9 साल में कड़ी मेहनत से, लगन से, एक के बाद एक इंग्लैंड, अमेरिका, स्कॉटलैंड के ग्लासगो यूनिवर्सिटी से तो 6 स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच होता है, विदेशों में पढ़ाया जाता था, उसकी 6 डिग्रियां उन्होंने कड़ी मेहनत से कमाई। कड़ी मेहनत मैं इसलिए कह रही हूँ कि दिन में ब्रिटिश रेलवे के उसमें काम करते थे, शाम को इंजीनियरिंग की क्लास करते थे, और रात में लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे, और उसके बाद ही वो घर जाते थे। ये उनकी दिनचर्या थी। और उन्होंने इस तरह से 6 डिग्रियों के अलावा इंजीनियरिंग के बैरिस्ट्री की भी उन्होंने पढ़ाई की और उसकी भी डिग्री ली, मतलब वकील बनने का, बार एट लॉ। और उनकी सिर्फ डिग्री ही नहीं ली, उनमें जो प्रतिभा का जो आकलन ब्रिटेन की सरकार ने भी किया, और विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन का जो प्रारूप बन रहा था, जो डिजाइन करने की टीम में एकमात्र भारतीय को उसमें शामिल किया गया था। आदिवासी, गैर आदिवासी सब मिला के एकमात्र भारतीय। और उनकी जो जब इस बात की जो प्रसिद्धि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के लंदन यात्रा के दौरान उनके कानों पे पड़ी, तो उन्होंने उनको बुलाया और बातचीत की और कहा कि हमारा देश अभी राष्ट्र निर्माण के रास्ते पे है, और आपके जैसे प्रतिभावान व्यक्ति हमारे देश की जरूरत है। तो पिताजी ने कहा कि ये असाइनमेंट, ये काम खत्म होने के साथ मैं स्वदेश लौट आऊंगा। जो अपनी काबिलियत से उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत से कमाया, एक आह्वान में वो अपने स्वदेश लौट आए। और पंडित नेहरू ने ही उनका नियुक्ति पत्र खुद अपना साइन करके उनका अपॉइंटमेंट HEC के लिए किया। वो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डिजाइन का उनको बनाया गया, और वो बड़ी ईमानदारी से उस पर भी काम कर रहे थे। मगर उनके मन में ये जिज्ञासा थी कि इतनी बड़ी जगह में HEC आखिर बसा कैसे, यहाँ पर कैसे खड़ा किया गया। और उनको उसका जवाब भी मिल गया कि 32 गांव के लोगों को पलायन करना पड़ा, तब यहाँ पर HEC खड़ा हुआ। तब वो लोगों को, विस्थापित लोगों को ढूंढने के लिए निकले कि किस हाल में हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और उनको बहुत दुख हुआ कि हमारे लोग अपने गौरवशाली इतिहास के बावजूद, अपनी मजबूत पढ़ा व्यवस्था के बावजूद भी बड़े हीन भावना में डूबे। और इसीलिए उन्होंने नौकरी करते ही 1962-63 में जो पढ़ा व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। पढ़ा व्यवस्था जो आज हम लोग जान रहे हैं, हमारी समाज की, आदिवासी समाज की, उड़ाव मुंडा में ये बहुत, जैसे कि संथालियों में माछी परगना, खड़िया में ढोकलोसो, और हो समुदाय में मानकी मुंडा में के तरह वो प्रचलित रहा है। और एक ये हमारे समाज की बहुत मजबूत आधार रही। इस बात को समझते हुए बाबा ने पुनर्स्थापना करने का काम किया। और आज हम लोग देख रहे हैं कि वो जो है, उसलिए भी उनको याद करते हैं
वो एक ऐसी प्राचीन व्यवस्था जिसके बदौलत ही जो मेरी अपनी समझ के तौर पे हमारे अगुवाओं ने हमारे समाज को अनुशासन में बांध के रखा और उन्होंने बड़ी बड़ी क्रांतियां इसी पड़ाव व्यवस्था के ही अंतर्गत की, क्योंकि समाज अनुशासन में है तो एक बार अगुआ ने जो बोल दिया तो समाज चल पड़ता था। और हमारे अगुवाओं ने, हम सब जानते हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, जल जंगल जमीन की लड़ाई। तभी ये विरासत जो आज हम जिन जमीनों पे खड़े हैं वो हमारे पूर्वजों के बदौलत हम लोगों को मिली है। और बाबा कांतिराव भी इस बात को समझते थे, इसीलिए जब 60 के दशक में पूरे देश में भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी के अगुवाई में चल रहा था तो उन्होंने देखा कि आदिवासियों की भी जमीन जा रही है। तब उनको बहुत बड़ी चिंता हुई, उन्होंने जनसभा तो की ही और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पास भी गए और उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन अगर चली जाएगी तो आदिवासियत खत्म होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आदिवासी की परंपरा, संस्कृति, सभ्यता सब उसके जो जमीन पर टिकी है उसी पे बसी है। उसका जीवन दर्शन, आदिवासी जीवन दर्शन उस पर टिका है। तो इंदिरा गांधी जी ने उनकी बातों को समझते हुए तत्काल आदिवासी भूदान पे रोक लगाई और हम देखते हैं अभी सीएनटी एक्ट में जो धारा 71A भू वापसी का, वो बाबा कांतिराव के ही प्रयास के द्वारा हुआ। एकीकृत बिहार में विधानसभा और विधानमंडल में पारित होके ये धारा संशोधन के तौर पे सीएनटी एक्ट पे जुड़ी। ये था काम उनका और इसी के बाद से लोग उनको मसीहा के रूप में जानने लगे। पुराने लोग आज भी मिलते हैं या पढ़े लिखे जिनको जानकारी है इन सब चीज की। मुझे एक युवा आज से 4-5 साल पहले आरबीआई के ऑफिस में मिला था और उसने ये बात मुझे कही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमारी जमीन हमारी परंपरा का आधार है, हमारी सभ्यता संस्कृति का आधार है और हमारी भाषा, हमारी जो है वो हमारे समाज की आत्मा है। भाषा ही हमारी पहचान है। और बाबा ने दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण जो जमीन रांची में, रांची शहर जो अभी रांची राजधानी है झारखंड की, उसको 1967-68 में गैर आदिवासियों के कब्जे से उसको मुक्त करवाया था, अतिक्रमण करवाया था और उसको केंद्रीय सरना समिति का, सिरमटोली केंद्रीय सरना समिति का जो है दर्जा दिया गया और उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए उन्होंने सरल शोभा यात्रा की भी जो है शुरुआत करवाई, जो मात्र 100-150 लोगों के द्वारा जो शुरू की गई जुलूस शोभा जो यात्रा में बदल गई है और 2022 के सर्वे में उसी शोभा यात्रा को देश की शोभा यात्रा में 5वां स्थान मिला। साथियों, ये बाबा जो बहुत दूरदर्शी उनका एक सोच रहा, उसके अंतर्गत वो काम करते रहे। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में जनसभाओं के अलावा उन्होंने अपनी विद्वता, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर उन्होंने कई ठोस काम किए, जिसमें सबसे पहले आता है संताल पगना छोटा नागपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी बिहार में रहते ही बिहार से अलग व्यवस्था लाना और उसमें एक ऐसा बजट लाना जो कभी लैप्स नहीं होता है। मतलब जितना पैसा बच गया, जैसे हम लोग हर फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं सरकार के भी कि वो लैप्स होता है, नया फंड अलॉट होता है, मगर नहीं, उसका था कि जो फंड में बच गया है उसमें ऐड ऑन होगा, अगले जो वित्त वर्ष में पैसा और जुड़ेगा। इस तरह का उन्होंने व्यवस्था बनाई थी और देश का सबसे पहला मिनी सेक्रेटरीट भी उन्होंने
उस कार्यालय के लिए, डेवलपमेंट अथॉरिटी के कार्यालय के लिए उन्होंने स्थापित करवाया, ताकि काम जो है वो बढ़िया ढंग से चल पाए। उन्होंने एक और व्यवस्था पे जो ध्यान तो देते ही थे कि क्या क्या बनाना है, तो उन्होंने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का भी उन्होंने नींव डाली, क्योंकि वो जानते थे कि कृषि आधारित हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, न सिर्फ हमारे देश की बल्कि हमारे राज्यों की भी, तो किसान को उन्नत तकनीक का लाभ मिले, इसलिए उन्होंने जो है कृषि विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया। उन्होंने ये भी देखा कि हमारे लोगों को पटना, कोई भी केस लड़ना हो तो पटना जाना होता है, तो उन्होंने पटना हाईकोर्ट का रांची बेंच भी उन्होंने 1976 में करवाया यहाँ पर गठन। ये इस तरह की सारी व्यवस्थाएं वो बनाते गए ताकि हमारे लोगों को वो व्यवस्था पहले ही मिल जाए। आज वो झारखंड हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है, वो बाबा की ही देन है। कार्तिक बाबा लगातार इस तरह की व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं और बहुत जल्दी 55 साल की उम्र में चले गए। नहीं तो अगर वो और 10-15 साल जीवित रहते तो झारखंड का स्वरूप ही अलग होता। उनका ये सोच था कि हमारे लोग जुझारू हैं, मगर एक अलग राज्य चलाने के लिए तैयार नहीं है। राज्य चलाना कोई खेल नहीं है और वो जानते थे और चाहते थे। वो खुद तो बहुत सक्षम थे, मगर जानते थे इस बात को अच्छी तरह से कि एक टीम की जरूरत होती है, एक सक्षम टीम की जरूरत होती है। इसीलिए वो केंद्र शासित प्रदेश बने। उसके बाद जब सारी व्यवस्था आ जाए, हमारे लोग प्रशिक्षित हो जाए, तब हम अलग राज्य की तरफ बढ़े। ये थी उनकी दूरदर्शी सोच, मगर बहुत जल्दी चले गए और सब कुछ जो है उस अनुरूप नहीं हो पाया। बाबा चाहते थे कि जिस तरह से उन्होंने पढ़ाई को माध्यम बनाया, एक गांव से निकल के उन्होंने विदेशों की यात्रा करने का, तो वो चाहते थे कि हमारे समाज के भी जो मेधावी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके लिए एक ऐसा शिक्षण संस्थान तैयार किया जाए जिसमें वो छोटी कक्षा से लेके पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए करें, बीए करें, एमए करें, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इस तरह के जो है कोर्सेज का भी व्यवस्था, एक आईवी लीग का भी यूनिवर्सिटी, वो एकीकृत बिहार, एकीकृत मध्य प्रदेश, एकीकृत और उड़ीसा में जो है वहाँ के जो बॉर्डर में ये तैयार हो। और मध्य प्रदेश की तरफ से उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अर्जुन सिंह जी थे, उनके तरफ से 1200 एकड़ जमीन उसी समय दे दी गई थी और 5 लाख का फंड भी दे दिया गया था। मगर दुर्भाग्य है कि ना बिहार सरकार ने कोई रुचि दिखाई, ना ही उड़ीसा सरकार ने कोई रुचि दिखाई, तो उस समय वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। और वो जिस साल बाबा का देहांत हुआ 1981 में, उसी वर्ष उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का जो अधिवेशन दिल्ली में करवाया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था और समापन समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आई थी, तो उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था और उन्होंने सहर्ष इसकी स्वीकृति दे दी थी। मगर अफसोस है कि आज भी उनका वो सपना कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, और उसमें विशेष रूप था कि जो भी सीट होगी उसमें से 80-85% जो आदिवासी मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होगा और 15% जो सीट होगी वो अन्य समाज के बच्चों को भी वहां जगह दी जाएगी। ये उनकी एक बहुत बड़ी सोच थी, मगर आज भी वो अधूरा है, आगे बढ़ता है।
मगर कहीं ना कहीं टेक्निकल बातों में फंस के वो अभी तक जो है धरातल में नहीं उतर पाया है। तो शिक्षा का माध्यम बनाने का काम बाबा ने किया था, कार्तिक उरांव ने, और वो चाहते थे कि हमारे बच्चे खूब पढ़े लिखे। और मैंने खुद भी देखा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बस व्यवस्था की जरूरत है। तो मैं आप अभिभावकों से कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों के लिए घर में माहौल बनाए पढ़ाई लिखाई का, उनको लगातार प्रोत्साहन दें कि पढ़े लिखे। हमारे युवाओं के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो है सही रास्ते पे रहें, क्योंकि आगे चल के आप बच्चे ही, आप युवा ही इस समाज की कमान आप संभालने वाले हैं। आपको ही दिशा दशा आगे की तय करनी है। इसीलिए जो शिक्षा को या अपने बेहतर करियर ऑप्शन को आप लोग अपना जिंदगी का मार्ग बनाइए, और जो है अपनी भूमिका एक मजबूत समाज को बनाने के लिए कीजिए, ना कि जो आजकल हम लोग देख रहे हैं नशापान, ड्रग्स में हमारे युवा जो है डूब गए हैं। हमारे बहुत प्रतिभावान बच्चे, सुंदर बच्चे जो है इसमें बिगड़ जा रहे हैं, तो वो समाज की हमारी नींव हिल जा रही है। और हमारे पूर्वजों ने भी कभी भी नशापान को, जो बोला जाता है कि आदिवासी समाज में अगर पूजा पद्धति में अगर दफन दिया जाता है तो वो वहीं तक था। अगर वो ऐसा नहीं होता तो हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे अगुओं ने जो एक से एक बड़ी बड़ी क्रांतियां की, वो नशे में डूबा समाज नहीं कर सकता है। इस बात को हम लोग को समझना होगा। ये षड्यंत्र के तौर पे हुआ है। ये षड्यंत्र आज से 100 साल पहले जब विश्व हिंदू परिषद इस धरती पे यहाँ पर भारतवर्ष में उन्होंने अपना गठन किया, तो उनका पहला ध्यान जो था आदिवासियों पे था कि आदिवासी इस देश का असली मालिक अपने आप को बोलता है। इस बात से उनको दिक्कत रही। और जब आरएसएस ने 1994 में जो अपने अधिवेशन का एजेंडा बनाया कि आदिवासियत को खत्म करो और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो वो मोदी सरकार बनने के बाद जो इस देश में उस पर कार्रवाई शुरू हुई। 2014 में चर्च पे हमला हुआ, 2015 में मुसलमानों पे हमला हुआ, और 2016 जो है सरना सनातन एक है, आदिवासी हिंदू है, उसके लिए अलग से कॉलम कोड क्यों, उसको अलग से पहचान की जरूरत क्यों, कहते हुए वर्तमान सरकार ने हमारा जो मान सम्मान, हमारा पहचान छीन लिया है। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और ये मान सम्मान, ये पहचान हमारे पूर्वजों के कुर्बानी के बदौलत हम लोगों को मिला है। भारतीय संविधान में हमारी रूढ़िवादी परंपरा, हमारे जो 3 बड़े जमीन संबंधी कानून हैं, उसको मान्यता अनुच्छेद 13(3) में भारतीय संविधान में मिला है। हमारे जो अनुसूचित क्षेत्रों की, जो स्वशासन की जो परंपरा रही है, उसको मान्यता 244(1) में 5वीं अनुसूची और 244(2) के 6वीं अनुसूची के बतौर दिया गया है। ये भारतीय संविधान ने हमारे हक अधिकार को मान्यता देने के लिए किया है। हमारे मान सम्मान को, उसको वर्तमान सरकार ने मिटाने का काम किया है, और इसका दुष्परिणाम उसको